क्या 2024 में कोई भी विपक्षी दल अपने बल पर, अपने ताकत पर बीजेपी को हरा सकता है? कोई भी वैसी पार्टी जो अंबेडकरवाद के नाम पर राजनीति कर रही हो, दलित पिछड़े समुदाय की या लोहिया के नाम पर राजनीति हो रही हो, क्या अकेले हरा सकता है बीजेपी को? यदि नहीं, तो इसके सवाल, इसके जवाब कहीं और ढूंढे जाने चाहिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज चर्चा इसी विषय पर कि दलितों का शत्रु नंबर 1 पार्टी कौन है। क्या वो कांग्रेस है या बीजेपी है? और दलितों को इस मोड़ पर क्या सोचना चाहिए कि जब अबाध निजीकरण हो रहा है, सब कुछ बेचे जा रहे हैं, तब भी वो पार्टी अगर शत्रु नंबर 1 नहीं है, और जिस दरमियान आपका एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ, धीरे धीरे ही सही, हर इफ एंड बट के साथ भी सही, वो अगर शत्रु नंबर 1 है, अगर आपका सिलेबस 1932 और कांग्रेस और गांधी से आगे नहीं बढ़ रहा है, तब एक बार चिंतन करने की जरूरत है। बाबा साहब एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। दुनिया भर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। जय भीम के नारे, कर्णभेदी नारे, महंगे साउंड सिस्टम से लेकर मेला, प्रदर्शनी, झांकी, सेमिनार, गोष्ठी, तमाम बुक स्टॉल का लगना और कई तरह की दुकानें, डिस्को, सब एक साथ चल रहा है। मैं कई तरह की सभाओं में मैं जा चुका हूं। अच्छी बात है कि चेतना बढ़ी है, लेकिन इस पूरे आयोजन में एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते होंगे। वोट की राजनीति ने वैसे लोगों को भी और दलों को भी यह सब करने के लिए, अंबेडकर जयंती मनाने के लिए मजबूर किया है, जिनका यदि वश चले तो वो बाबा साहब के विचारों को नष्ट कर दें। और कम से कम नष्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसमें घाल मेल जरूर कर सकते हैं, हेरा फेरी जरूर कर सकते हैं। वैसे लोग भी अंबेडकर जयंती मनाते हैं। लेकिन इस एपिसोड में जो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है, बहुत संक्षेप में उसकी एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा साहब ने कौन कौन सी संस्थाएं बनाई, कौन से अखबार निकाले, कौन सी पार्टी बनाई, तमाम पार्टी, और कांग्रेस से जब इतना लड़े, वो गांधी नेहरू से लड़ाई थी, गांधी से ज्यादा थी, तो आखिर कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे राज्यसभा क्यों गए, कांग्रेस सरकार में क्यों शामिल हुए? अगर आज बाबा साहब होते, वही काम आज करते होते, तो मुझे लगता है कि आजकल के कुछ अंबेडकरवादी भी अंबेडकर के खिलाफ ही मोर्चा खोले होते। दोस्तों, राजनीति बहुत गंभीर काम है। समाज को बदलने में, राजनीति को बदलने में वक्त लगता है। धीरे धीरे, शनै शनै बदलता है। समझौते होते हैं, लड़ाई समझौते सब एक साथ चलते रहते हैं। अगर आप सोच लें कि एक दिन में आप पूरी दुनिया पलट देंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहरहाल, अंबेडकर एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टीलिंगुअल विद्वान रहे हैं, राजनेता रहे हैं। दलित मुक्ति का प्रश्न उनके जीवन के विभिन्न उपक्रमों में से सबसे महत्वपूर्ण रहा है। दलित मुक्ति के लिए उन्होंने कई साधनों का इस्तेमाल किया। दलित मुक्ति के लिए उन्होंने कई साधनों का सहारा लिया। ज्ञापन देने से लेकर तर्क वितर्क, आर्गुमेंट करना, संगठन बनाना, राजनीतिक पार्टी का गठन, चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, और इन सब को प्राप्त करने के लिए कई संस्थाओं का निर्माण किया उन्होंने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, स्कूल कॉलेज जैसे संस्थाओं का निर्माण, और इन सब को आवाज देने के लिए, अपने एजेंडा को लाने के लिए कई पत्रिकाओं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसे पत्रिकाओं का संचालन और संपादन, ये सारा काम डॉक्टर अंबेडकर अकेले करते थे अपने कुछ सहयोगियों के साथ। कई संस्थाएं बनी हैं अंबेडकरनामा पर, आप देख रहे होंगे। दलित मुक्ति के प्रश्न पर यदि डॉक्टर अंबेडकर की रणनीति को समझा जाए कि आखिर वो क्या करते थे, तो इसे संघर्ष, समझौता, संघर्ष के सिद्धांत से हम समझ सकते हैं। अंग्रेजों से और कांग्रेस से लड़े भी, संघर्ष भी किया और समझौता भी। लेकिन बार बार वो कहते हैं कि मैंने अपने व्यक्तिगत के लाभ के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि दलित समाज के लिए जो रियायत मिले, उनको उनके जो हक अधिकार सुरक्षित हों, इसके लिए वो संघर्ष भी किए और समझौता भी।
सितंबर 1944 में मद्रास की एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें अपने कौम को हुक्मरान बनाना है, लेकिन इसके साथ एक शर्त थी। वो शर्त थी एक झंडे, एक पार्टी और एक नेता के अंदर संगठित होना। अंबेडकर ने इस नारे को बहुत व्यापक संदर्भों में दिया था। सिर्फ टाइटल शीर्षक मत पढ़िए, 10 पेज का भाषण है पूरा। तो भारत के इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अस्पृश्यता और जाति के सवाल को एक राजनीतिक सवाल बनाया। अंबेडकर के सपनों को कांशीराम ने उत्तर भारत पर जमीन पर उतारा, लेकिन एक परिवर्तन के साथ, और वो परिवर्तन था जाति तोड़कर नहीं बल्कि जाति जोड़कर। कांशीराम ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जोड़कर बसपा का निर्माण किया और यह पार्टी एक बार पूर्ण बहुमत से और 3 बार और मुख्यमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश में सफल रही। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर मुखपत्र निकालते थे वो कांशीराम जी ने निकाला, लेकिन आजकल बंद हो गया। कोई संस्थाएं नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई मुखपत्र नहीं है, सिर्फ नारे हैं। सो अंबेडकर के नाम पर आज लाखों संगठन हैं, कई पार्टियां हैं। दलित समाज उन्हें वोट भी दिया है और नोट भी। लेकिन अब सवाल है कि इन दलों, संगठनों के पास नारों, अमूर्त मुद्दों के अलावा दलित मुक्ति का कोई स्पष्ट दस्तावेज, ज्ञापन या कार्यक्रम है? ये सवाल पूछिए। बाबा साहब को अगर देखिए तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे, अनुसूचित जाति फेडरेशन बनाया था, रिपब्लिकन पार्टी बनाया था, सबका घोषणा पत्र जारी किया था। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अनुसूचित जाति की शिकायतें भी देते थे, मेमोरेंडम। राज्य और अल्पसंख्यक, स्टेट एंड माइनॉरिटी, उनका घोषणा पत्र है। और नेता बनाने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन स्कूल की शुरुआत भी की थी। क्या आज के अंबेडकरवादी दलों में, नेताओं में इस पर कोई चर्चा है? इस तरह की संस्था बनाने की चर्चा है या उन्हीं को पढ़ा गया है जो अंबेडकर कर चुके थे? दलित दलों के नेताओं ने अंबेडकर के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक भी शायद पढ़ा हो, न पढ़ा हो, समझा हो, न समझा हो, नहीं कह सकता। भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, कहने भर से काम चल जाएगा? कोई सरकार यदि संविधान का मैंडेट या संविधान ही बदल दे तो क्या? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं। यदि पूना पैक्ट नहीं होता, मान लीजिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो क्या होता? दलितों के राजनीतिक अधिकार सुरक्षित होते और दलित अपना नेता चुनते। आजकल पार्टी और नेताओं को देख लीजिए, पार्टी सहित जो है खरीद लिया जाता है, पार्टी सहित खरीद लिया जाता है। और आज अगर आपकी सेपरेट पार्टी भी हो तो क्या उसके नेता और दल नहीं बिकेगा? ये सवाल है। लेकिन कांग्रेस कैबिनेट में शामिल होकर अंबेडकर ने दलितों के लिए हर संस्थान, नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित किए। और लखनऊ में उन्होंने कहा था कि हमने बहुत कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ हमने प्राप्त किया है, कि वहां जाकर सिर्फ राजनीति में नहीं, स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरी, तमाम संस्थाओं में रिजर्वेशन सुनिश्चित किए। दोस्तों, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन रातों रात नहीं होते, सदियां लगती हैं। अंबेडकर इसे समझते थे। अपने घोर राजनीतिक शत्रु कांग्रेस से भी संघर्ष किया और समझौता भी। राज्यसभा, संविधान सभा गए और मंत्रिमंडल भी स्वीकार किया। 1948 में अपने फेडरेशन के लखनऊ कार्यक्रम में अंबेडकर ने कहा था कि अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए ही मैंने कांग्रेस मंत्रिमंडल में जाना स्वीकार किया कि आपके हक सुरक्षित हों। अब क्या हुआ? मोदी साहब बार बार कहते हैं 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो वो तो कहें हमें समझ में आता है, लेकिन हमें तो दूसरे तरीके से देखना होगा। धीरे ही सही, आज़ादी के शुरुआती 45 सालों में अगर देखें तो सरकार की नीतियों से सेल, भेल जैसे सार्वजनिक उपक्रम बने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया, और इन सब से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वजह से दलितों का एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, सब नेताओं की भूमिका रही। स्कूल, कॉलेज में आपके आरक्षण सुनिश्चित किए गए, वजीफे की व्यवस्था की गई, तमाम ये सब काम हुए। आज सवाल पूछिए कि आज क्या स्थिति है? आधिकारिक तौर पर अमृतकाल की घोषणा हो चुकी है। सोचने की जरूरत है कि अमृत किसके लिए और विष किसके हिस्से में। आज अंबेडकरवादी राजनीति किस मोड़ पर है?
द्रुत गति से अबाध होते निजीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, आरक्षण का खात्मा, इन सब प्रश्नों का उत्तर किसी अम्बेडकरवादी दल या नेताओं के पास है? उनका कोई घोषणा पत्र या दलित एजेंडा है? यदि नहीं, तो इन दलों की कार्यशैली और नेतृत्व पर भी सवाल तो उठेगा ही। इन नेताओं, दलों और संगठन इनकी पूरी ऊर्जा सिर्फ कांग्रेस को, जगजीवन राम को गद्दार कहने में, गाली देने में, कोसने में दी जा रही है। 70 साल में बने सार्वजनिक संस्थाओं को बीजेपी बेच रही है सरकार। फिर भी राजनीतिक रूप से अम्बेडकरवादी दलों और संगठनों के निशाने पर बीजेपी क्यों नहीं? 10 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, बीजेपी सत्ता में है, फिर दलितों का शत्रु नंबर 1 कौन है? बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि सारे सार्वजनिक संस्थाएं कांग्रेस के जमाने में बनी थी, वो बेची जा रही है। क्या इन नेताओं से ये पूछना चाहिए, क्या कोई डील हुई है अम्बेडकरवादी नेताओं से? सोशल मीडिया पर अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले गालीबाजों की भी एक फौज तैयार है, जिनकी भाषा देखकर समझा जा सकता है कि उनकी ट्रेनिंग किस स्कूल में हुई है। अंबेडकर, गांधी में जितने संघर्ष थे, जितनी लड़ाई थी, तो जितनी आलोचना अंबेडकर ने की, शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन वे सभी मर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे। क्या वाकई दलित आंदोलन एक बौद्धिक कंगाली की दौर से गुजर रहा है? दलित लोग जगजीवन राम को गद्दार कहता है, कुछ पता नहीं है, हवा नहीं है। जगजीवन राम की वजह से लाखों लोगों को नौकरियां मिली और मिडिल क्लास तैयार हुआ, और उन्हीं के बच्चे अब जीन्स और शर्ट पहन के घूम रहे हैं, वही कह रहे हैं जगजीवन राम गद्दार था। मैं समझता हूं कि जगजीवन राम अंबेडकर के एक्सटेंशन थे। जो मिडिल क्लास तैयार हुआ है उसमें आरएसएस, बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी उसको लगातार बेच रही है। सारी नौकरियां आपकी खत्म हो जाएगी, और अभी भी बीजेपी को जो शत्रु नंबर 2 बनाते रहिए, कांग्रेस को टारगेट करते रहिए। सिलेबस 1932 से आगे बढ़ नहीं रहा है। ये आरक्षण की व्यवस्था आखिर हुई, ये प्रतिनिधित्व हुआ, किसके काल में हुआ? आरएसएस उस समय क्या सोचता था? ये सवाल तो बनता ही है ना कि क्या आरएसएस चाहता था कि संविधान लागू हो, या मनुस्मृति लागू करना चाहता था? क्या एडिटोरियल उस 5 जन्ने में लिखे गए? ये सारे सवाल छोड़ता हूं, इसलिए ये सवाल करना जरूरी है। 2024 में कोई भी दल अकेले नहीं हरा सकता है, अकेले जीत नहीं सकता है। तो एक लाइक माइंडेड, राजनीति है समझौते का नाम है, मिनिमम प्रोग्राम पे समझौते होते हैं। एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ बातचीत जरूर की जानी चाहिए, ताकि कम से कम दलितों के जो अधिकार हैं, जो प्रतिनिधित्व है, वह सुनिश्चित हो सके। अगर सब बिक गया, निजीकरण हो गया, जब आपके नौकरी खत्म हो जाएंगे, तो कोट पैंट पहन के जो शहर में घूम रहे हैं, गांव में जाकर खेत में काम करेंगे, बीपी शुगर सब बढ़िया से तबीयत से ठीक हो जाएगा। शिक्षा इसी महंगा कर दिया गया है। आपके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन उपलब्ध होगा नहीं होगा कह नहीं सकता। वजीफा का क्या हाल है जानते हैं, वजीफा बहुत जगह मिल भी नहीं रहा है। तो स्कॉलरशिप का मामला आप समझ रहे हैं। तो किस तरह का भविष्य होगा दलितों का, ये इस जंक्चर पर इस पर बातचीत करना, सोचना जरूर है। किसी दल के पास न कोई मुखपत्र है, न कोई घोषणा पत्र है, न कोई एजेंडा है, खाली भाषण और नारे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि अपने नेताओं पर सवाल पूछें, दबाव बनाएं और बोलिए कि दलित मुक्ति के लिए आपके पास क्या घोषणा पत्र है, क्या एजेंडा है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।